वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 2 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये देखिए, एक वीडियो मॉर्निंग में अपलोड की गई थी, इन केस यू मिस्ड इट, ट्रैवलिंग विद सोशियोलॉजी। आप डे टू डे लाइफ में सोशियोलॉजी को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसकी आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आप इसे ज़रूर से देख सकते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल के बारे में है। अभी हाल ही में थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल यानी कि ASM3, इसके बारे में जानकारी दी गई पार्लियामेंट को गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडिया ने इसके थर्ड एडिशन में पार्टिसिपेट किया था। अब है क्या ये? नाम से स्पष्ट है कि जो आर्कटिक रीजन है उससे ही संबंधित कुछ होगा। मिनिस्टीरियल से आइडिया लग रहा है कि कुछ मीटिंग वगैरह हुई होगी। एक प्रकार से ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आर्कटिक रीजन में जो भी रिसर्च और उससे संबंधित कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है उसे डिस्कस करते हैं। तो जो अर्थ है उसके नॉर्थ पोल का जो रीजन है वो आर्कटिक रीजन में आ जाता है। कई सारे देशों के कुछ हिस्से इसमें आ जाते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये जो ग्रीनलैंड का एरिया है जो डेनमार्क ओन करता है, कनाडा और रशिया, यूएसए का जो अलास्का का रीजन है, ये सब आर्कटिक में ही आता है। तो जो भी रीजन आर्कटिक में आता है वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर कुछ रियायतें होती हैं, भले ही वो किसी देश का ही क्यों ना हो। यहां पर देखिए, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार जापान के द्वारा। वैसे ये मई में हुआ था। आइसलैंड और जापान ने मिलकर इसे, एशिया में हेल्ड होने वाली पहली मीटिंग है तो इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। ऑर्गेनाइज ये जापान में हुआ था। थीम थी नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, फर्स्ट आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल को होस्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 2016 में वॉशिंगटन में। और जो सेकंड ASM हुआ था उसे यूरोपियन कमीशन, फिनलैंड और जर्मनी ने मिलकर को होस्ट किया था। हुआ ये बर्लिन में था 2018 में। पर्पज आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं आर्कटिक रीजन में, उनमें एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हो कि यहाँ के रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, रेदर उसका इस्तेमाल हम मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से करें। कांस्टेंट एंगेजमेंट की बात की जाती है और आर्कटिक रीजन को ऑब्जर्व करने की बात की जाती है। इंडिया का आर्कटिक से क्या रिलेशन रहा है? काफी पुराना है। 1920 में एक ट्रीटी हुई थी, नाम था स्वालबार्ड ट्रीटी, पेरिस में साइन की गई थी। इंडिया ने इस ट्रीटी में पार्टिसिपेट किया था और साइन किया था, ऑल्दो उस समय इंडिया ब्रिटेन की ओर से गया था बिकॉज हम उनकी कॉलोनी थे। 2008 के जुलाई के बाद से ही इंडिया ने वहां पर एक अपना परमानेंट रिसर्च स्टेशन भी स्टैब्लिश किया है जिसका नाम है हिमाद्री। ये आपको नॉर्वे का जो स्वालबार्ड एरिया है जहां पर आपको नाइयालसुंड मिलेगा वहीं पर सिचुएटेड है। अगर आप इसकी लोकेशन मैप में देखना चाहते हो तो ये देखिए, ये है नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पे है स्वालबार्ड का एरिया। अब इसे ही यहाँ पे जूम किया गया है तो इस जगह पे आपको नाइयालसुंड मिलेगा और यहीं पर सिचुएटेड है हिमाद्री, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी, जिसे इंड आर्क नाम दिया गया था, 2014 से इसे डिप्लॉय किया गया है। जो कॉन्ग्स जॉर्ड का रीजन है, एरिया है, वहां पर। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूएसए के साथ इंडिया का, ये अभी चल रहा है। निसार का उद्देश्य ये होगा कि हम लगातार रडार इमेजिंग के जरिए ये पता कर सकें कि किस जगह पे सरफेस में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, ताकि अच्छी तरीके से मार्केटिंग को भी ओवरसी कर सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल केंदू लीफ के बारे में है, जिसे कई बार तेंदू लीफ या तेंदू की पत्तियां कहा जाता है, उसके बारे में है। उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जोरा डोबरा फाड़ी। एक्चुअली में केंदू लीफ का कलेक्शन सेंटर है। वहां पर कई सारे बच्चों को केंदू लीफ कलेक्ट करते हुए देखा गया। ये ऑब्वियसली क्लियर वायलेशन है चाइल्ड राइट्स का। बात करते हैं केंदू लीफ के बारे में। ये एक फ्लावरिंग ट्री होता है फैमिली एबेनेसियाई का, जिससे बिलोंग करता है। ये नेटिव है इंडिया और श्रीलंका का, इन दोनों ही देशों में पाया जाता है। इंडिया में केंदू लीव्स आपको कई सारे राज्यों से मिल जाएगा। 2000 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। केंदू लीफ उड़ीसा में जो पाया जाता है उसे ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। ये एक नेशनलाइज्ड प्रोडक्ट है बंबू और साल ट्री की तरह। काफी इंपॉर्टेंट नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जो लकड़ी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बोटानिकल नेम देखिए,
डेस्पोयरोज मेलानॉक्सिलॉन है। खैर आप याद ना रखें, इसमें कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। इसका एक बहुत ही बड़ा यूज़ होता है बीड़ी बनाने में। बीड़ी जो उसका कवर होता है वो इन्हीं की पत्तियों से बनता है। लोकल्स इसे काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हैं, नुकसानदेह डेफिनेटली होता है, बट ट्रेडिशनली इसी पत्ते का इस्तेमाल इसमें किया जाता रहा है। उड़ीसा में जो केंदू के पत्ते मिलते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं उन जगहों से जो बाकी जगहों पे मिलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस्ड होते हैं। प्रोसेस्ड होने का मतलब क्या है? प्रोसेस्ड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर केंदू लीव्स को काफ़ी प्रोफेशनली कलेक्ट किया जाता है। उनकी क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, ग्रेड 1 to 4 में। ये डिफरेंशिएशन उनके कलर, टेक्सचर, साइज और कंडीशन पर होता है। 5-5 केजी के बंडल्स तैयार किए जाते हैं, मतलब बहुत ही प्रोफेशनली इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्लोन ट्रेन स्कीम के बारे में है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना होता है लेकिन ट्रेन में आपको टिकट मिलती है वेटिंग, काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अब आपके लिए ट्रेवल करना मुश्किल होता है। इंडियन रेलवे लगातार इसको सही करने का प्रयास कर रहा है। इसी दौरान एक इनिशिएटिव आया था, दैट वाज विकल्प। वो क्या था मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बिफोर दैट लास्ट ईयर इसी संबंध में एक और इनिशिएटिव चलाया गया, दैट वाज क्लोन ट्रेन स्कीम। क्लोन ट्रेन स्कीम में ऐसा होता है कि अगर किसी ट्रेन में आवश्यकता से अधिक किसी रूट पर पैसेंजर्स वेटिंग में हैं तो एक क्लोन ट्रेन चला दी जाएगी। वो क्लोन ट्रेन उसी नाम की, उसी नंबर की होगी। वो उस ट्रेन से थोड़ा सा पहले या थोड़ा बाद जाएगी, आधे घंटे पहले, आधे घंटे, 1 घंटे बाद, ऐसा ही उसका टाइम रख दिया जाएगा। पैसेंजर्स को इस बात की जानकारी 4 घंटे पहले जब चार्ट प्रिपेयर होता है तब दे दी जाएगी कि आप इस ट्रेन में अकोमोडेट नहीं हो पाए हैं तो आपको क्लोन ट्रेन से भेजा जाएगा। ये आपका बर्थ नंबर होगा, ये आपका कंपार्टमेंट नंबर होगा। तो ये अल्टरनेटिव होगा एक्चुअल ट्रेन का, अगर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स किसी रूट पर जाना चाहते हैं तो। केवल वेट लिस्टेड पैसेंजर्स को ही क्लोन ट्रेन में जगह मिलेगी, मतलब उसके लिए सीधे सीधे बुकिंग नहीं की जा सकेगी। हालांकि कुछ समय पहले ऐसा भी हो रहा था कि क्लोन ट्रेन में बुकिंग हो रही थी। जो पैसेंजर्स होंगे वेटिंग लिस्ट में उन्हें उसमें जगह मिल जाएगी क्लोन ट्रेन में। सिमिलर स्कीम जो आई थी विकल्प, उसका भी यही प्रयास था। खैर विकल्प में कुछ डिफरेंशिएशन था। उसमें मान लीजिए कि उसी रूट पर कोई ट्रेन जा रही है जिसमें सीट्स अवेलेबल हैं और एक दूसरी ट्रेन है जिसमें लोग वेटिंग में हैं, तो उन्हें उस ट्रेन में अकोमोडेट कर दिया जाएगा। क्लोन ट्रेन में ऐसा होता है कि आप जिस जगह से बोर्ड करके जिस जगह पे उतरना चाहते हैं वहां तक आपको जगह मिलती है। विकल्प में हमेशा ऐसा नहीं होता था। रेदर कई बार आपको जो बोर्डिंग स्टेशन होता था या जहां पर आप डेस्टिनेशन स्टेशन होता था वो डिफर कर जाता था। लाइक आप दिल्ली आ रहे हैं और आपको गाजियाबाद उतार दिया जाए कि आप यहां से किसी दूसरे तरीके से चले जाओ, तो ऐसा विकल्प में होता था, बट ऐसा क्लोन ट्रेन स्कीम में नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के बारे में है। सरकार ने अभी ये कहा कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो भी उसमें खर्चा हो रहा है, उसका 30% एक्सपेंडिचर हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो महिलाएं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं हम उन्हें मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर में लेकर आए। तो ये जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना थी, इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ये सब कॉम्पोनेंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM का, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। प्रेजेंट स्टेटस जो महिलाओं का है एग्रीकल्चर में उसे इनहेंस करना है, उन्हें एम्पावर करके मेन स्ट्रीम में लाना है। MKSP ये एक महिला को एक किसान के रूप में रिकॉग्नाइज करता है और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रयास करता है ताकि वो ऐसा एग्रीकल्चर कर सकें जो इकोलॉजिकली भी बेनिफिशियल हो। ये कहा गया है कि जो फंडिंग सपोर्ट सरकार की ओर से दिया जा रहा है ऐसी स्कीम में, दैट इज 60%, बाकी 40% राज्यों को देना होगा। ऑब्वियसली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे उनमें 90% होगा। जो MKSP का फोकस होगा वो यही होगा कि जो स्मॉल होल्डर्स हैं, मतलब जिनके पास कम जमीन है, हम उन्हें चूज करके उनको ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में ट्रेन करें जो इकोलॉजी के हिसाब से भी सही हो और वो उसका फायदा उठा सकें। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत काम करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अमागढ़ फोर्ट के बारे में है। काफी ज्यादा ये कंट्रोवर्सी में है। मीना कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक्यूज किया है लोकल हिंदू आउटफिट्स को कि उन्होंने जानबूझकर वहां पर जो ट्राइबल कल्चर ये जो हुआ करता था उसे टेम्पर करने की कोशिश की और जो ट्राइबल सिंबल्स थे उन्हें भी टेम्पर किया गया। सिमिलरली जो हिंदू आउटफिट्स हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो ट्रेडिशनल हिंदू फ्लैग है उसे डिसरिस्पेक्ट किया गया। खैर ये पूरा जो इशू है वो अभी बना हुआ है।
हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अमागढ़ फोर्ट। अमागढ़ फोर्ट आपको मिलेगा जयपुर में, ऑब्वियसली राजस्थान में। 18वीं सेंचुरी में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा इस फोर्ट को बनवाया गया था, जिन्होंने जयपुर सिटी को भी फाउंड किया था। इस बात पर भी सम्मति है कि जब महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड जी ने इस फोर्ट को बनवाया तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। फर्दर राजपूतों के जब कछवाहा डायनेस्टी ने जयपुर को रूल करना शुरू किया 12वीं शताब्दी से, उसके पहले जो मीना कम्युनिटी है उसका पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ करता था इस पूरे रीजन पे। मीना कम्युनिटी के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो फोर्ट है उसे मीना सरदार जो नादला गोत्र से बिलोंग करते थे उन्होंने बनवाया था। आज उन्हें बडगोती मीनास कहा जाता है, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। जो मीना कम्युनिटी के सरदार रहे हैं उन्होंने 1100 एडी तक राजस्थान के एक बड़े हिस्से को पॉलिटिकली कंट्रोल किया था। बात करते हैं महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के बारे में, जो कि 1693 से 1744 के बीच में रहे। एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर और एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे। ये अपने पिता महाराजा बिशन सिंह की मृत्यु के बाद पावर में आए। मुगल्स के फिडेटरी रहे थे। औरंगजेब ने इन्हें टाइटल दिया था सवाई का। इसके बाद ये जय सिंह से सवाई जय सिंह बने। सवाई का मतलब वही था, एक से ज्यादा, जैसे कहते हैं ना शेर पे सवा शेर, एक से ज्यादा मतलब हम अगर आप एक हैं तो हम आपसे बेहतर हैं। ये टाइटल जय सिंह के जितने भी वंशज रहे उन्होंने लगातार ऑप्ट करके रखा। ये एक बहुत ही अच्छे टीचर और स्कॉलर थे आर्ट, साइंस, फिलॉसफी और मिलिट्री अफेयर्स में। कछवाहा राजपूत क्लैन जिससे ये बिलोंग करते थे वो 12th सेंचुरी में अपनी हिस्ट्री ट्रेस करती है, मतलब वो तब पावर में आए। जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ऑब्जर्वेटरीज हैं उन्हें बनवाया गया सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से पुकारा जाता है। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है कई सारे स्टेट पीएससीज का, कई बार तो लोकेशंस भी पूछ ली जाती हैं। जयपुर को कुछ समय पहले अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायोटेक प्राइड के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी इसे रिलीज किया है। यहां पर प्राइड का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। अब ये है क्या? ये एक्चुअली में कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस का क्या मतलब है? देखिए, इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत बढ़िया ना होने का एक कारण ये भी है क्योंकि यहां पर जो भी रिसर्च का डेटा होता है वो पब्लिकली इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो बाकी के रिसर्चर्स बड़ी मुश्किल से उसका फायदा उठा पाते हैं। इसके लिए लगातार अलग अलग एरेना में काम चल रहा है। बायोटेक प्राइड जो है वो एक गाइडलाइन है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो कि गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह वर्क करेंगे, जिसमें बायोलॉजिकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन या डेटा जो कुछ भी अवेलेबल है वेरियस रिसर्चेस के थ्रू, उसे बाकी लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मतलब उनके शेयरिंग और एक्सचेंज के संबंध में बातें की गई हैं। इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के द्वारा। सिग्निफिकेंस यह है कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज बढ़िया होगा तो ऑब्वियसली जो रिसर्च की क्वालिटी होगी वो बेहतर होगी और इनोवेशन भी बढ़िया जाएगा। बात करते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर यानी कि आईबीडीसी के बारे में। ये फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी है लाइफ साइंस डेटा से रिलेटेड। यहां पर एक आर्कीव होगा लाइफ साइंस डेटा के बारे में। जितने भी पब्लिक फंडेड रिसर्चेस चल रही हैं उनका जो भी डेटा है वो यहां पर अवेलेबल होगा। बाकी के रिसर्चर्स को इससे मदद मिल जाएगी। जो डेटा सेंटर है इसे सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के तहत। इसकी लोकेशन फरीदाबाद में है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बायोटेक प्राइड। कुछ स्टेटमेंट है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। हिमाद्री ये एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। आईबीडीसी इसे फरीदाबाद में स्टैब्लिश किया जा रहा है रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रूप में। वहां पर जो रीजनल सेंटर है वहां पर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अमागढ़ फोर्ट राजस्थान में है। यहां पर इसका जवाब है पहला फॉल्स है बिकॉज ये अंटार्कटिका में नहीं रेदर आर्कटिक में है। दूसरा सही है। तीसरा गलत है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आती है ये परियोजना, ना कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये चौथा तो सही है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।